हेलो, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। व्यूअर्स, आपको पता है कि हम आपके पास ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के इंडेक्स डिस्कस करते हैं। और आज जिस इंडेक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश किया है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इदारा है जो पूरी दुनिया में डिफरेंट इंडिकेटर्स के जरिए देखता है कि इनोवेशन में जो इकोनॉमीज हैं या कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ जो मेरे गेस्ट स्पीकर होते हैं मेरे प्रोग्राम में, डॉक्टर असर मंसूर, पर आज ये वीडियो इसकी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर असर की PhD है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी के अंदर। ये उनका अपना एरिया है। और सर से इससे पहले कि मैं इंडेक्स पे डायरेक्टली बात करूं, मैं ये पूछना चाहूँगा सर, मेरे व्यूअर्स के लिए आप ये बता दें, इनोवेशन हम किसे कह सकते हैं? क्योंकि बज़ाहिर बादिल नज़र में सुन के लगता है कि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू साइंस और साइंटिफिक डेवलपमेंट, राइट? इसका पॉलिसी से क्या ताल्लुक हो सकता है, इसका पब्लिक पॉलिसी से क्या ताल्लुक हो सकता है, इसका पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक हो सकता है। प्लस ये भी बता दें कि इनोवेशन का कॉन्टिन्यू रहना किसी भी इकोनॉमी या कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? यस सर। जी वकास, थैंक यू वेरी मच। ये दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज यू हैव पॉइंटेड आउट कि मेरी जो PhD है वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में है। तो मैं इनोवेशन का जो लिंक है पॉलिसी के साथ, सोसाइटी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, ओवरऑल ये मैंने स्टडी किया अपनी डॉक्टरल स्टडीज़ के दौरान भी और बाद में भी। अच्छा, आपने सवाल किया कि इनोवेशन है क्या और इनोवेशन का लिंक क्या है पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिसी के साथ, ओवरऑल। देखिए, इनोवेशन और इन्वेंशन में जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि इन्वेंशन भी एक नई चीज़ होती है जो नॉलेज को रिकन्फिगर करके, नॉलेज के अंदर से कोई ऐसी चीज़ें ढूंढ के कि वो डिस्परेट पीसेस को या जो डिस्टिंक्ट पीसेस है उनको इकट्ठा जोड़ के नॉलेज के अंदर जो जिक्सॉ पजल है उसके अंदर उसको पीसेस को जोड़ के कोई ऐसी चीज़ डेवलप करना कि जो नई हो, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। इनोवेशन बेसिकली एक सोशल कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन को, वो किसी भी सूरत में हो सकती है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, उसको सोसाइटी में इस तरह डिफ्यूज कर दें, अडॉप्ट करके डिफ्यूज कर दें कि वो सोसाइटी को एक नए तरीके से प्रोसेस या कोई नया तरीकाकार दे दे जिससे वो कोई चीज़ परफॉर्म कर सकें, और या वो कोई ऐसी चीज़ नई नॉवल ले आए सोसाइटी से कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड हो जाए और सोसाइटी उस वैल्यू के ज़रिए अपने लिए एडवांटेजेस इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी ड्रॉ कर सके। तो इनोवेशन, शॉम्पेटर, जो जोसेफ शॉम्पेटर एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो इनोवेशन को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो पुरानी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्रिएटिवली ह्यूमन एनालिटिकल एबिलिटी से, क्रिएटिव एबिलिटी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और नई एक जो कैपिटलिज्म की एक लहर है उसके अंदर एक नई इंडस्ट्री जो है डिस्प्लेस कर देती हैं और नई नई चीज़ें आती रहती हैं और वो ह्यूमन सोसाइटीज़ को इवॉल्व करके बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। तो इनोवेशन शॉर्ट फॉर्म में, सादा ज़ुबान में मैं ये कहूँगा सिंपल वर्ड्स में, कि कोई ऐसी नई चीज़ जो सोसाइटी के अंदर अडॉप्ट और डिफ्यूज़ होके सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दे और लोगों को, चाहे वो एक गैजेट की सूरत में हो, चाहे वो किसी प्रोसेस की सूरत में हो, चाहे प्रोडक्ट की सूरत में हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने को इनोवेशन है। सर, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बता दिया और मेरे लिए भी ये एक नई चीज़ है कि ये इनोवेशन सोशल कॉन्सेप्ट है। मैं इसे हमेशा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझता आया हूँ। थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग मी एंड व्यूअर्स। लेकिन आप ये भी बताएं कि इनोवेशन का ताल्लुक पॉलिटिक्स, पॉलिसी और ओवरऑल किसी कंट्री की डेवलपमेंट के हवाले से क्या है और क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल ठीक है वकास। देखिए, दुनिया में जो इस वक्त सिस्टम है कंट्रीज का, ये जो 190 से ज़्यादा ममालिक हैं, स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, इनमें आपस में, तो चले मैं ये नहीं कहता कि हर एक का आपस में कोई कंपटीशन है, लेकिन हर एक की जो स्टेट है, जो अगर आप इसको एक स्टेट के तौर पे, स्टेट कॉन्सेप्ट हम सादा रखते हैं डिस्कशन को, तो स्टेट का एक एलिमेंट होता है गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होती है, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट क्योंकि स्टेट का है और एलिमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को मैं
डिस्कस कर रहा हूँ। हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये होती है कि उसके जो सिटीजन्स हैं, जो उसकी टेरिटोरियल सॉवरेन बाउंड्रीज में रह रही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस इतनी अच्छी हों कि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सकें, वो एक सेल्फ फुलफिलिंग लाइफ रह सकें, आपस में एक अच्छे तरीके से इवॉल्व कर सकें, एक अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर सकें, और उस स्टेट को एज मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट, एज पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट को प्रोपेल करें बेहतरी की तरफ। तो बेहतरी का मतलब ये है कि आप इवॉल्व करके इम्प्रूव करेंगे। तो जब आप इम्प्रूव करेंगे तो विदाउट इनोवेशन यू कैन नॉट इम्प्रूव। ठीक है, ये तो है लोकल लेवल पे। अब दुनिया में जब आपने इंटरैक्ट करना है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप प्रोड्यूस करते हैं, कुछ दुनिया प्रोड्यूस करती है, और इन चीजों को एक दूसरे की नीड्स या वांट्स को जो हम मीट कर रहे होते हैं कंट्रीज, वो ट्रेड के जरिए कर रहे हो। तो जो नेशंस इनोवेट करती हैं वो कंपेटिटिव ज्यादा हो जाती हैं, वो अच्छी प्राइस पे, चीपर कॉस्ट पे हायर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाती हैं, और फिर उन कंट्रीज को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बना लेती हैं जहां पे वो उन चीजों की जरूरत होती है या उनकी डिमांड होती है, और इस तरह फिर वो अपने लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल रखूं तो डोमेस्टिक लेवल पे क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंटरैक्शन करके बेहतर तरीके से अगर आप इनोवेट करेंगे, ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करेंगे, और इंटरनेशनली भी आप दूसरे लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस करेंगे और उनसे एक अच्छा हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, और उससे भी आप ही की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और दुनिया की भी होगी, क्योंकि जिस कंट्री में आपकी चीज जा रही होगी वहां पे भी वो अच्छी रिलायबल ट्रस्टवर्दी चीज होगी और लोग उसको अपनी नीड्स और वांट्स के लिए पूरा कर रहे होंगे। तो ये इसका पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, सोसाइटी से लिंक है इनोवेशन का। मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दूं, सर के कहने का मतलब ये है कि अगर हम यूएस और चाइना के कंपटीशन को देखें जो टेक और ट्रेड में चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी हमें इनोवेशन का ही कंपटीशन नजर आ रहा है, जैसा कि सर ने भी एक्सप्लेन किया। खैर, अब हम बोर नहीं करेंगे मजीद अपने व्यूअर्स को। सर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 बताएं, इसमें नया क्या है और आपको किस चीज ने हैरान किया, इसकी हाइलाइट्स क्या? देखिए विकास, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो वाइपो ने पब्लिश किया है, इसमें स्विट्जरलैंड 14th टाइम कंसेक्यूटिवली नंबर 1 स्पॉट पे। 14th टाइम, 14वां साल है, 14th ईयर है, कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली सिक्योर किया इसने। ये बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा मुल्क है स्विट्जरलैंड, कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। और बेसिकली ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कंट्रीज को रैंक करता है न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज के ऊपर। और जो अच्छी चीज है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। इनोवेशन में जो इनपुट के तौर पे चीज देखी जाती है वो है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल वन थिंग, एंड आउटपुट है जो पेटेंट्स हैं, क्योंकि पेटेंट्स जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल किए जाते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन करके एक स्कोर निकालता है ये वाइपो, और फिर उसको स्केल करता है जीडीपी। खैर, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा कि वो कैसे इसको कैलकुलेट करता है, लेकिन ऑन डॉलर टू डॉलर फॉर डॉलर बेसिस स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट बीट्स बिग इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड यूएस। तो हैरानकुन बात तो यही है कि 14वां साल है और स्विट्जरलैंड को किसी ने बीट नहीं किया। तो ऐसे किस तरह कर पा रहे हैं, उनका क्या सीक्रेट है, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। उससे पहले मैं रैंकिंग में ये बता दूं कि 2nd पे स्वीडन, 3rd पे यूएस, 4th पे सिंगापुर और 5th पे यूके है। ये 5 ममालिक हैं जो टॉप 5 हैं। स्विट्जरलैंड 1, स्वीडन 2, यूएस 3rd, सिंगापुर 4th और 5th पे यूके। अच्छा, अब ये क्यों वाई स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री? इसके वकास 4-5 मेन फैक्टर्स हैं। वैसे तो काफी सारे, लेकिन 4-5 जो मेजर हैं। एक तो ये कि लार्ज स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे 3% ऑफ देयर जीडीपी इज स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड 2/3 आउट ऑफ दिस 3% इट कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी हाई R&D है। दूसरा, स्विट्जरलैंड के पास बड़े ही अच्छे इदारे हैं, टर्शियरी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे इतिहास यूरिक, जिसको ETH यूरिक अमूमन लोग कहते हैं, और EPFL, ये बड़ी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख, और यहाँ पे बेस्ट टैलेंट जो है ये अट्रैक्ट करते हैं ग्लोबली। 50% जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं स्विट्जरलैंड में, वो फॉरेनर्स हैं। बड़ा हैंडसम स्टाइपेंड, ट्यूशन वेवर्स और इस तरह की चीजें ये देते हैं।
अगली चीज़ जो स्विट्जरलैंड में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली तैयार करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल जो कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अच्छे तरीके से फील्ड में कर सके, उनको एक्सिक्यूट कर सके और वो कनेक्टेड हों फील्ड के साथ, इंडस्ट्री के साथ। हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स है इनकी, और वो इतनी स्किल्ड है कि वो क्विकली अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट्स में, पेटेंट्स में, और उसको फिर कमर्शलाइज करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी सोसाइटी में इनोवेशन बन के डिफ्यूज़ कर सके। ये इनके कुछ मेजर रीजंस हैं। आपने एक सवाल किया था कि आपको और क्या चीज़, किस चीज़ ने हैरान किया। मुझे हैरान किया चाइना के राइज में। चाइना इज नाउ द 10th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। और चाइना का जो सफर है वो बड़ा छोटा सा है। चाइना बेसिकली देखें 79 में ओपन अप हुआ है, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, और आज 2025 में वो 10th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है। तो इट्स अ बिग थिंग विद सच अ बिग पॉपुलेशन। इसके अलावा मुझे और भी कुछ मुल्कों ने हैरान किया, जिसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, वियतनाम है। ये भी बड़े अच्छे क्लाइंब कर रहे हैं और बड़ी कंसिस्टेंटली पिछली कई इनोवेशन इंडस्ट्रीज जो पब्लिश हुए हैं उनमें इन्होंने ग्रो किया। एंड वेयर इज योर फेवरेट सिंगापुर? Singapore is fourth, राइट, and fifth is UK, third is US. मैं व्यूअर्स को यहाँ पे ये बताते चलूँ कि सर जो है सिंगापुर से भी स्टडी कर चुके हैं, हमने इस पे वीडियो भी की हुई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से सर ने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। हांगकांग से सर ने PhD की है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ऑस्ट्रेलिया से सर ने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से। और US से भी सर ने मिशिगन से एक डिग्री की है जो है मास्टर्स इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से। हार्वर्ड से भी सर ने कोर्सेज किए हैं, इंसियाड पेरिस से भी कोर्सेज किए हैं, और स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में भी सर ने फेलोशिप्स की हैं। तो आपके पास जो व्यूज शेयर हो रहे हैं ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट ऑल बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स एंड बुकिश एंड गूगल ड्रिवन नॉलेज। बट मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा सर से कि सर आप देखें कि अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो US हमेशा से आगे रहे। फिर अगर हम यूरोप को ओवरऑल देखें तो जो बड़े नाम हैं वो है UK, जर्मनी। एशिया की हम बात करें, चाइना का आपने जिक्र कर दिया कि वो बहुत जल्दी ऊपर आ गया। सिंगापुर की हम बात करते रहे, वो रहता है टॉप 5 में। बालवाटनिक स्कूल वाली भी जो हमने की थी उसमें यही था। आप बताएं कि यूरोप में स्विट्जरलैंड ने जो है इस चीज को इतने साल मेंटेन कैसे रखा? मतलब आपने GDP बता दिया, सब बता दिया, व्हाई दे आर सो मच इनटू इट? बिकॉज उनके बारे में एक इम्प्रेशन ये है कि वो तो एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी वाला कंट्री है, और UN का उधर एक बहुत बड़ा, मतलब जो सेकंड बिग हेड ऑफिस है UN का, जिनेवा में है वो। तो ये दो पहचान है दुनिया में स्विट्जरलैंड। आप बताएं सर, ये लास्ट क्वेश्चन। ये टेक एडॉप्शन जो है ना, टेक एडॉप्शन और डिफ्यूजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। तो जैसे सिंगापुर, स्वीडन, US, UK और ये स्विट्जरलैंड, जो पांचों मुल्क हैं, इनका एक बड़ा अच्छा जो फीचर है वो ये है कि टेक एडॉप्शन और उसको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करना। तो ये बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। दूसरा ये ना, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग बहुत करते हैं वर्कफोर्स को रीस्किल करना, अपस्किल करना। और ये रिपोर्ट ने भी मेंशन किया है, रिपोर्ट ने कुछ चीज़ों पे बड़ा क्रिटिसाइज किया है, और वो ये है कि ओवरऑल दुनिया में इनोवेशन गिरी है। 5% रिडक्शन हुई है साइंटिफिक पब्लिकेशंस की, 1.8% रिडक्शन हुई है पेटेंट की फाइलिंग की, इंटरनेशनल फाइलिंग की। लेकिन साथ ही साथ उसने ये बताया कि आगे जाते हुए वो मुल्क जो रीस्किलिंग अपस्किलिंग जैसे स्विट्जरलैंड करता है, US करता है, UK करता है। हालांकि UK में आजकल स्किलिंग का बड़ा इशू चल रहा है, स्किल्स बहुत बड़ा वहाँ पे एक क्रॉनिक इशू के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए उनकी वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं है शायद, तो वो आगे शायद वो नीचे गिर जाए इनोवेशन में। तो इसलिए स्विट्जरलैंड का ये है कि वो रीस्किलिंग अपस्किलिंग, और दूसरा एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, इसको ये बड़ा वैल्यू करते हैं। जितना आप एनालिसिस करके क्रिटिकली चीज़ों को देख के एवेल्युएट करके कर सकते हैं, उतना ये इनका ओवरऑल है। बाकी तो आप देखें टेक्नोलॉजी तो सबके पास अवेलेबल हैं आज,
ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोई अवेलेबल नहीं है, लाई जा सकती है, लेकिन आपकी वर्कफोर्स भी तो रेडी होनी चाहिए ना उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए और उस टेक्नोलॉजी से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म। तो बिजनेसेस जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होते तब तक इनोवेटिव इकोनॉमी नहीं बन सकती। तो ये सारी इकोनॉमीज जो है इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड बिजनेसेस पे बहुत फोकस करती है, और मैंने बताया भी है 2/3 ऑफ द R&D जो है वो बिजनेस लाता है। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, आपने देखा कि डॉक्टर असगर ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 आपके सामने बड़ी वजाहत और तफसील से बता दिया है। इससे एक बात वाज़ेह होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करना ही तरक्की का शायद एक वाहिद रास्ता है आजकल के दौर में। आप चाहते हैं कि अगर हम किसी और रैंकिंग इंडेक्स को भी डिस्कस करें अपनी क्रैक्स की वीडियोस में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।